स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। स्ट्रक्चर एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब क्या होता है? जैसे हम अपने स्ट्रक्चर की बात करें तो मेरा ये हाथ है, पैर है, नाक है। घर के स्ट्रक्चर की बात करें तो घर में ये बाथरूम है, ये वॉशरूम है, ये किचन है, ये कमरा है। तो ये क्या हो, घर का स्ट्रक्चर हो गया। उसी तरीके से एटम का भी स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि एटम्स कुछ पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उन पार्टिकल्स को कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। बेसिक पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अब ये एक्चुअल में उस एटम में कहां पर रहते हैं, कहां पर होते हैं, कहां पर रिजाइड करते हैं, इस अरेंजमेंट को कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ये सारे के सारे कहां पर रहते हैं। तो इस सीरीज में बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने बताया कि कहां कहां पर रहते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आए थॉमसन। जे थॉमसन इनका नाम था, थॉमसन। और इन्होंने एक मॉडल दिया जिसको बोला जाता है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिल्कुल वाटरमेलन की शेप में वाटरमेलन की शेप में एटम होता है। कैसे? वाटरमेलन जब आप देखोगे, वाटरमेलन सबने देखा होगा, जब उसको हम काटते हैं बीच में से तो उसमें ब्लैक ब्लैक सीड दिखते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जो ब्लैक सीड्स हैं, जिस तरह से ब्लैक सीड्स पूरे वाटरमेलन में स्कैटर रहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स पूरे एटम में स्कैटर रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन बता दिया उन्होंने। और जो प्रोटॉन होते हैं, बाकी बचा हुआ जो पार्ट हुआ, रेड पार्ट, ईटेबल पार्ट जो हम लोग खाते हैं, उसको उन्होंने बताया कि जिस तरह से रेड पार्ट होता है वाटरमेलन का, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज, जो एटम में चारों तरफ फैला रहता है। तो यानी कि प्रोटॉन की कंपैरिजन की उन्होंने रेड पार्ट यानी ईटेबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन, और इलेक्ट्रॉन्स की कंपैरिजन की उन्होंने ब्लैक सीड्स ऑफ द वाटरमेलन। ये स्ट्रक्चर इन्होंने बताया। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड, और ये बहुत ही अच्छा सा इन्होंने स्ट्रक्चर बताया। ये तो ऐसे ही था, आई थिंक उस समय ज़्यादा एक्सपेरिमेंट वगैरह की कोई ऑपरेटर्स वगैरह नहीं होंगे, तो उन्होंने एक थ्योरी जस्ट दे दिया कि एक रफली आइडिया दे दिया कि एटम्स इस तरह से होता होगा। रदरफोर्ड एक्चुअल में जब आए तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे। रदरफोर्ड, अब देखो रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल इन्होंने बाकायदा एक प्रैक्टिकल किया और लोगों को दिखाया कि ऐसा होता है। उसके लिए उन्होंने क्या किया? उसके लिए उन्होंने लिया एक गोल्ड फॉइल। ये गोल्ड फॉइल जैसे ले लिया इन्होंने, गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल लिया और एक लिया हीलियम पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स इसको हम बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। ये किस तरह का पार्टिकल्स होता है? +2 चार्ज वाला पार्टिकल होता है। तो इस तरह का इन्होंने क्या किया, साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग किया। इसमें बम्बार्डिंग का मतलब रेज हो गई, अल्फा रेज, कोई टॉर्च या इस तरह से कोई ऑपरेटर्स हो गया जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेज निकलती हो, और वो आके इस गोल्ड फॉइल में स्ट्राइक किया। तो हुआ क्या? हुआ क्या? उन्होंने देखा कि जब ये कुछ बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए, सीधे निकल गए, ऐसे सीधे निकल गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सीधे क्रॉस हो गए। सम ऑफ देम,
उसमें से कुछ ऐसे थे जो अपने रास्ते से स्कैटर हो गए, कुछ ऐसे थे जो अपने रास्ते से स्कैटर हो गए, और वेरी फ्यू ऑफ देम मीन्स वन एटम इन 20,000 में ऐसा एक था जो अपने जिस रास्ते से गया उस रास्ते से वापस आ गया, यानी कि बहुत कम ऐसे थे जो वापस आ गए। ये इनका एक्सपेरिमेंट था। क्या किया एक्सपेरिमेंट, दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि एक इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया और अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की। ये एक्सपेरिमेंट हुआ, गोल्ड फॉइल लिया और अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की। अब हुआ क्या, इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या हुआ, उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो थे वो क्रॉस हो गए, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल क्रॉस हो गए। कुछ ऐसे थे जो अपने रास्ते से थोड़ा सा स्कैटर हो गए, जैसे उनको जाना चाहिए था। अब इसकी बात करूं तो इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे सीधे ना जाके वो अपने रास्ते से थोड़ा सा डेविएट हो गए। और बहुत कम ऐसे थे जो अपने रास्ते से वापस लौट आए। ये तो एक्सपेरिमेंट हुआ। अब इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकला, क्या उनको लगा कि ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से, देखिए इसके बारे में इसको कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट बताते हैं, या ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्व क्या किया गया इस प्रैक्टिकल के बाद। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया ये कि पूरे के पूरे बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे पार्टिकल्स क्रॉस हो गए। तो क्रॉस कब होते हैं, इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, खाली जगह होने की वजह से जो पार्टिकल्स है वो क्रॉस हो गए। आप समझने वाली बात, अगर खाली जगह नहीं होती तो फिर वो किसी से टकराते तो सीधे रास्ते से नहीं जा सकते थे। इसका मतलब ब्लैंक था स्पेस, मोस्ट ऑफ द स्पेस ब्लैंक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास अवे, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस ब्लैंक। और इन्होंने क्या देखा कि कुछ डेविएट हो गए अपने रास्ते से। तो मतलब डेविएट हो गए तो क्यों डेविएट हो गए होंगे भाई, क्यों डेविएट हो गए, तो डेविएट का मतलब ये कुछ रास्ते में उनको मिला जिससे वो स्ट्राइक हुए, स्ट्राइक होने के बाद उनका जो रूट था वो चेंज हो गया और दूसरे रास्ते से चले गए। और कुछ थे बहुत कम ऐसे थे जो अपने रास्ते से वापस लौटे। तो इसका क्या मतलब, वो ऐसा क्यों हुआ होगा कि वापस लौटे, इसका सीधा रीजन ये है कि ये किसी ऐसी जगह से जाके टकराए, ऐसी जगह जाके टकराए जो एकदम सॉलिड जगह थी और जिसकी वजह से वो क्रॉस नहीं कर पाए और वापस चले गए। अच्छा, दूसरा रीजन ये भी उसका हो सकता है कि क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कहीं पॉजिटिव जगह से ये टकराए होंगे जिससे कि इनमें रिपल्सन फोर्स की वजह से ये वापस आ जाए। तो ये ऑब्जर्वेशन हुआ। अब इस ऑब्जर्वेशन के बाद कुछ रूल्स बनाए गए, उन्होंने बनाए कि ऐसा इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या निकल रहा है, रिजल्ट क्या निकला है, जिसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड पॉस्टुलेट्स। रदरफोर्ड पॉस्टुलेट, रदरफोर्ड पॉस्टुलेट्स 3 बने। पहला क्या था, पहला इन्होंने बताया कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई करता है, पॉजिटिव चार्ज जिसमें होता है न्यूक्लियस, और ये बहुत ही स्मॉल पोर्शन होता है, ये भी बताया इन्होंने क्या होता है, स्मॉल पोर्शन होता है। दूसरा बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहते हैं सेल में, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं सेल में, यानी कि घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के आसपास। और तीसरा इन्होंने ये बताया कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेरिजन टू साइज ऑफ द एटम। साइज ऑफ न्यूक्लियस is very small comparison to size of the atom। ये इनके
3 पोस्टुलेट्स हो गए, ये 3 लॉ बने। ये एग्जाम में आता है, राइट द रदरफोर्ड पोस्टुलेट्स। तो आपको ये लिखना है, पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं लिखना है। एक्सपेरिमेंट आपको बताया गया कि कैसे कैसे होता है, क्या क्या हुआ, क्यों ऐसा होता है। बाकी का आपको एग्जाम में सिर्फ रदरफोर्ड पोस्टुलेट्स आएगा, तो ये पोस्टुलेट जो हैं वो आप याद कर लेना या अपनी लैंग्वेज में जिस तरह से लिखना होगा लिखना। अब इसके बाद अगला टॉपिक है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, इनका क्या ड्रॉबैक था, कमी क्या थी। ड्रॉबैक रदरफोर्ड का मतलब है इस मॉडल में क्या कमी थी। देखिए उस समय एक मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, जिनका एक थ्योरी आया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्योरी, ये थ्योरी आई थी। तो उसमें इन्होंने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट, कुछ भी, कोई भी पार्टिकल्स अगर कंटिन्यूअसली मूव करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, लूज करता है। तो फिर रदरफोर्ड ने जब बताया कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव होते रहते हैं, तो ऐसा कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं लेकिन एनर्जी लूज नहीं करते। देखिए क्या होगा, अगर मान लो अभी यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, यहां पर घूमा, एनर्जी अगर लूज करेगा तो क्या होगा, ये थोड़ा सा उतनी दूर नहीं जा पाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, तो ये फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा अगर ये एनर्जी रेडिएट करता। तो ये एक्सप्लेन इन्होंने रदरफोर्ड ने नहीं किया था, तो ये ड्रॉबैक हो गए इनके मॉडल की। क्या लिख सकते हैं, क्या रीजन, क्या स्टेटमेंट हम क्या देंगे, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यही स्टेबल कि भाई इलेक्ट्रॉन्स गिर जाता है, न्यूक्लियस में गिरना चाहिए था, तो फिर स्टेबल नहीं हुआ। तो ये ड्रॉबैक्स था। इसके बाद अगला जो टॉपिक है, इसको क्लियर करने के लिए एक साइंटिस्ट और आए जिनको बोला गया नील बोर। उन्होंने भी अपना मॉडल दिया, नील बोर्स, नील बोर्स। इन्होंने भी पॉस्टुलेट दिया, इनके डिटेल्स में बोर बरी भी इनको कहते हैं, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे क्लास 12th में कि क्या क्या इन्होंने दिया था, मोमेंटम के बारे में, उन सब के बारे में जानकारी इन्होंने दी थी। अभी हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड, वो इन्होंने कैसे बताने की कोशिश की। 2 पॉस्टुलेट इन्होंने दिए, 2 लॉज दिए। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है और उस ऑर्बिट को डिस्क्रीट ऑर्बिट बोलते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट। यानी कि वो जो ऑर्बिट है वो कैसा होता है, डिस्क्रीट, यानी फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमता है। ये सिंपल से बताया कि डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमते हैं। नंबर 2 इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग, यानी कि ये एनर्जी रेडिएट ही नहीं करते। ये बताया कि एनर्जी रेडिएट ही नहीं करते। अब एनर्जी रेडिएट ही नहीं करेंगे तो ये एनर्जी लूज होने का मतलब ही नहीं है। तो ये बोर्स बरी ने ये बताया था। वैसे होता क्या है, एक्चुअली होता ये है कि इलेक्ट्रॉन्स एक सर्टेन ऑर्बिट में घूमेगा, तो उस ऑर्बिट में घूमेगा जिसमें उस ऑर्बिट में घूमने लायक एनर्जी होगी। जैसे मान लो अभी बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा, यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी है। अब यहाँ पर है, सपोज उसको थोड़ा सा, और ये जो ऑर्बिट है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला है। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, ये फिक्स नहीं है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि होता क्या है। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, तो इस ही ऑर्बिट में घूम पाएगा ये,
क्योंकि इस ऑर्बिट का एक फिक्स एनर्जी है, तो इसमें ही घूम पाएगा। अगर किसी वजह से कहीं से भी इसको एनर्जी मिल गई तो फिर क्या होगा, ये जंप कर जाएगा अगले सेल में। अगर इतनी मिल गई मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट के आसपास उसके पास एनर्जी हो गई तो इसमें चला जाएगा। उसी तरीके से कभी अगर लूज कर दिया एनर्जी तो इसमें आ जाएगा, फिर घूमता रहेगा। तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, जितनी एनर्जी उसके पास होगी उस ऑर्बिट में वो घूमता रहेगा। क्लियर? ये सिस्टम होता है, ये इन्होंने बताया था। इसके बाद हम आ जाते हैं, तो अब अगर हम एक रफली एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, ये हो गया न्यूक्लियस एटम का, और यहां पर हो गए बहुत सारे ऑर्बिट्स। ये एटम पे डिसाइड होता है, एटम का साइज से डिसाइड होता है कि कितना होगा उसमें ऑर्बिट्स। तो इस न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं ऐसे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स के आसपास घूमते रहते हैं, तो अब इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इस सेल में, इस ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसके अरेंजमेंट को और इस डिसाइडिंग को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑर्बिट्स में। भाई ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले ही ऑर्बिट में चले जाएंगे या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑर्बिट में चले जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे कि इतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें रहेगा और इतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें रहेगा। तो हम उसको जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या बताया था और कैसे हम लोग कैपेबल हो पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जगह पर हम ये कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी बहुत आसान है, आप लोग खुद जान जाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए बस 2 चीज आपको याद में रखनी है, फर्स्ट और सेकंड। क्या याद रखना है कि सबसे आउटमोस्ट सेल में और इनर आउटमोस्ट सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। ये सेकंड है, वैसे फर्स्ट दूसरा बताएंगे कि नॉट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटमोस्ट एंड सेकेंड आउटमोस्ट ऑर्बिट या सेल। सेकेंड आउटमोस्ट सेल और आउटमोस्ट सेल, इन दो में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। फर्स्ट क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स 2n² के हिसाब से सेल में या ऑर्बिट में एंटर करते हैं, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ सेल की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से। तो अब देख लेते हैं हम इन रूल्स के हिसाब से, हम ये लोग देख लेते हैं कि पहले में कितना आएगा, दूसरे में कितना आएगा, तीसरे में कितना आएगा। देखिए अगर n1 है तो देखो ये 2n² है, तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 2, तो फर्स्ट में कितने हो सकते हैं, 2। अगर n = 2 है तो 2 × 2 का स्क्वायर, तो 4, 4 × 2 = 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 = 8। अगर n = 3 है तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 = 18। यानी कि फर्स्ट वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ये, और सेकेंड वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दीज आर द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे आप जितने भी सेल्स होंगे उनके बारे में आप पता कर सकते हैं। तो एक तो ये सिचुएशन आपको अपने दिमाग में रखनी है कि 2n² के हिसाब से
इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, और दूसरा कि सबसे लास्ट वाली सेल में और उससे सेकेंड लास्ट वाली सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। इन दो चीज़ों को याद रखेंगे अगर, तो आप कॉन्फ़िगरेशन आसानी से कर लेंगे। देखिए 2-4 एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करके देखते हैं तो कुछ आइडिया और लगेगा कि कैसे करते हैं, मतलब कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूँ, कार्बन का निकालता हूँ। कार्बन का हो गया 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए बच्चों 1 से लेके 30 तक आपको एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। एटॉमिक नंबर अगर पता होगा तभी आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल पाएंगे। तो ये बहुत कंपलसरी है, आपको पता चलना या पता करना कि किस एलिमेंट्स में कम से कम अप टू 30 तक 9th क्लास में ये पता होने चाहिए कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी हम कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। तो देखिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पहले सेल में कितने ऑर्बिट्स होंगे? पहले में हमने बताया 2, और बचे हुए कितने बचे? 4 बचे, तो 4 इसमें आ जाएंगे। अब ये 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, और ना इसमें 8 है, 8 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 4। मतलब कैसे हुआ? ये तो न्यूक्लियस हो गया, इसके बाद फर्स्ट सेल, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 और 2। फिर ये दूसरी सेल, दूसरा ऑर्बिट, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो 1 2 3 और 4। इस तरीके से ये हो गया, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया कार्बन के लिए। ऐसे एक और निकाल लेते हैं, सोडियम का निकालते हैं। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11 होते हैं। तो फर्स्ट में 2 आएंगे, सेकंड में 8 आ सकते हैं, तो 8 2 10 और 1 और बचा 11। अब देखिए इसमें भी एक तो 2n² भी फॉलो हो गया, और दूसरा सबसे आउटमोस्ट और सेकेंड आउटमोस्ट, दोनों में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये करेक्ट है। और अगर ऐसे ही हम ये बना के देखते हैं तो देखो ये न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट में कितने? 2, तो ये 2 हो गए। दूसरे में कितने? 8 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और फिर इसके बाद थर्ड में कितना है? 1 है, तो इसलिए 1। ये स्ट्रक्चर हो गया कैसे? सोडियम का। इसी तरीके से इन दोनों रूल्स को फॉलो करके किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन पता किया जा सकता है। अब आप लोग आराम से पता कर सकते हैं कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स किस में आएंगे। ये सब बनाना भी आपको आना चाहिए और कॉन्फ़िगरेशन निकालना भी आना चाहिए। ओके, इसके बाद आते हैं, अगला टॉपिक है आपका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। फर्स्ट एटॉमिक नंबर, और दूसरा क्या है? चलिए पहले एटॉमिक नंबर पढ़ लेते हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखिए समझिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी जितने प्रोटॉन्स होंगे उस एटम में, उन प्रोटॉन्स के नंबर को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जितने प्रोटॉन्स उतना एटॉमिक नंबर। नंबर दूसरा है मास नंबर, या फिर हम इसको एटॉमिक मास भी कहते हैं। एटॉमिक मास, देखिए ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी याद करना पड़ेगा, ये भी याद करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी कि ये न्यूक्लियस के बारे में बात हो रही है, यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो मास का मतलब होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम। जैसे किसी में 3 प्रोटॉन्स हैं और 3 ही न्यूट्रॉन्स हैं, तो 6 हो गया, 6 हो गया इसका मास। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर्स को प्लस कर दो तो आपका मास आ जाएगा। अच्छा, आप पूछेंगे सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तो बात हो गई, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सिंपल सा है, जितने एक इलेक्ट्रिकली होल एटम में, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो पता चल गया, जैसे ये एटॉमिक मास अगर है इसका, मान लो कोई एटम है कि उसका 11 है प्रोटॉन उसमें, तो सीधी बात इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें कितने होंगे?
11 ही होंगे, जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन। ये किस पे लागू होता है? ये लागू होता है कि अगर वो एटम न्यूट्रल है तब, अगर वो चार्ज है, न्यूट्रल नहीं है चार्ज है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिफरेंट हो सकते हैं। डिफरेंट हो क्या सकते हैं? होंगे ही होंगे, तभी वो चार्ज है, अदरवाइज चार्ज वो होता ही नहीं। इसके बाद अगला टॉपिक है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स और आइसोबार। आइसोबार्स, आइसोटोप्स और आइसोबार्स, ये क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। जैसे अगर हम बात कर लें हाइड्रोजन की, तो ये 1H1 होता है, एक ये भी आइसोटोप इसका होता है 1H2 और 1H3, ये आइसोटोप्स है। इसमें देखिए आप, नंबर, एटॉमिक नंबर 1 1 1, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास 1 2 3, तो क्या लिखेंगे? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। देखो इस डेफिनेशंस में हम आराम से अपने आप बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? आइसोटोप्स हैविंग सेम एटम, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, हो गया डेफिनेशन। अब आइसोबार्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आइसोबार्स आर दोज एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी कि उल्टा होता है। इसमें क्या है? एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। आइसोबार्स कौन से होंगे? ये मास सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। जैसे इसका एग्जांपल्स लिख लेते हैं। एक आर्गन होता है एलिमेंट्स जिसका 18 है और 40 होता है, और ऐसे कैल्शियम है, इसका होता है 20 और 40। तो इसमें देखो आर्गन और कैल्शियम में क्या डिफरेंस है? इसका मास नंबर तो सेम है, 40 40 दोनों में है, लेकिन नंबर्स डिफरेंट है, एक में 18 है एक में 20 है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिसमें एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे एटम्स को हम बोलते हैं आइसोबार्स। तो बच्चों ये चैप्टर्स हो गया। हम लोग थोड़ा सा इस चैप्टर को जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ये जो सीरीज चल रही है ये है, ये स्टार्ट हो गई है, ये चलिए क्विक रिवीजन सीरीज है। मतलब पूरे चैप्टर्स को बहुत ही कम टाइम में रिवीजन करना है, क्योंकि जो आपका एग्जाम आएगा उसमें होल चैप्टर्स आएगा। तो हो सकता है इस क्रम में कुछ चीज़ें छूट भी गई हों, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको थोड़ा सा पढ़ें, और कुछ ऐसा लगे कि ये चीज़ है सर ने छोड़ दी है, ये नहीं बताइए, तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं मेरे से। पक्का आपको उसका आंसर मिलेगा 100%। ये सारा का सारा चैप्टर हो चुका है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।